एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन डायरिया। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं डायरिया होता क्या है, राइट। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ किसी को ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट हो, पेट खराब हो गया हो, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मेनली। एक तो स्टूल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए और लूज स्टूल्स हों, और दूसरी ये पॉसिबिलिटी है स्टूल फ्रीक्वेंसी कम हो जाए और हार्ड स्टूल्स हों। ओके, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज लेके हम लोग चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कह दिया किसी पेशेंट को डायरिया हो गया, मेरे ख्याल से आवाज जा रही होगी सभी तक। तो डायरिया का मतलब लूज स्टूल्स हों। ओके, जहाँ पे मैं कहूँगा वाटरी इनकंसिस्टेंसी, वाटर ज्यादा हो, राइट, और नंबर ऑफ एपिसोड्स भी ज्यादा हो। एपिसोड्स का मतलब मोर देन 3 या टिल 3 पर डे, ये आपका डायरिया हो गया। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। तो डायरिया में स्टूल फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है और कंसिस्टेंसी उसकी क्या हो गई है? वाटरी हो गई है। कॉन्स्टिपेशन में क्या हो गया? आपके स्टूल हार्ड हो गए और फ्रीक्वेंसी कम हो गई। फ्रीक्वेंसी कम हो गया मतलब लेस देन 3 पर वीक। तो दोनों को समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो मैं कह रहा हूँ अगर ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट है तो इट कैन बी डायरिया, जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इक्वल और मोर देन 3 लूज स्टूल पर डे, राइट, ये डायरिया है। हाँ, अब इसके साथ और भी चीजें होंगी, जैसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकता है, बट डायरिया का यही मतलब है। दूसरी तरफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में हम लोग क्या कह देते हैं? लेस देन 3 पर वीक, और यहाँ पे जो स्टूल्स होंगे लूज नहीं होंगे, हार्ड होंगे। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरिया। अब डायरिया का ये मतलब नहीं कि जब भी किसी को डायरिया हो तो तुरंत उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो। ज्यादातर डायरिया जो होता है वो नॉन इन्वेजिव ऑर्गेनिज्म से होता है, राइट, और जिसमें हम लोगों को कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक दोगे तो एंटीबायोटिक इंड्यूस डायरिया भी हो सकता है, राइट। जैसे सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस वगैरह, तो फालतू में एंटीबायोटिक वैसे भी नहीं देना चाहिए, राइट। और डायरिया में तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर मैं कहूँ किसी को डायरिया हो गया तो पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इस पेशेंट में डिहाइड्रेशन कैसे प्रिवेंट करें, राइट। डायरिया हो रहा है, जाहिर सी बात है वाटर लॉस है। ओके, वाटर का लॉस है जिसकी वजह से पेशेंट में सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन मिलेंगे। अगर डिहाइड्रेशन ठीक नहीं करोगे तो आगे चल के पेशेंट शॉक वगैरह में जा सकता है, बीपी वगैरह फॉल हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर वगैरह हो सकता है। अब जैसे किसी को डायरिया हो रहा है तो इसका मतलब केवल वाटर का ही लॉस नहीं हो रहा होगा, राइट। मैं कह रहा हूँ एक तो वाटर का लॉस ज्यादा हो गया, इसके अलावा सोडियम का लॉस हो गया, पोटेशियम का लॉस हो गया, बाइकार्बोनेट का लॉस हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या मिल सकता है? डिहाइड्रेशन मिल सकता है, राइट। डिस इलेक्ट्रोलीमिया मिल सकता है। डिस इलेक्ट्रोलीमिया मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं, राइट, उनमें इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपोकैलीमिया हो सकता है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट अगर बॉडी से बाहर चला गया स्टूल में तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट कम हो गया। तो बाइकार्बोनेट कम होने से क्या प्रॉब्लम होगी? मान लीजिए मैंने कह दिया बॉडी से बाइकार्बोनेट का लॉस हो गया, तो कोई बताएगा मुझे बाइकार्बोनेट? चाहे चैट सेक्शन में लिख दो, चाहे माइक ऑन करके भी बता सकते हो। बाइकार्बोनेट का अगर लॉस हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट में एसिडोसिस हो सकती है, राइट, एसिड ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन का एक बैलेंस होता है, अगर बाइकार्बोनेट का लॉस हो गया मतलब एसिड का इम्बैलेंस हो गया, एसिड ज्यादा हो गया। बाइकार्बोनेट निकल गया, एसिड तो निकला नहीं। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन ऑल्सो लीड टू एसिडोसिस। ओके, तो जब भी किसी को डायरिया होता है, राइट, तो डायरिया का केवल ये मतलब नहीं कि वाटर लॉस हो गया, राइट। डायरिया का ये मतलब हो गया कि पेशेंट में डिहाइड्रेशन तो होगा ही, साथ साथ डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी एंड टाइप ऑफ डायरिया पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी कम हो सकते हैं। ओके, डिसइलेक्ट्रोलीमिया, इसके अलावा पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें करेक्ट करने के लिए हम लोगों को पेशेंट को ओआरएस वगैरह देना पड़ेगा, जो कि WHO ओआरएस है।
इसके अलावा मैं कह रहा हूँ पेशेंट को अगर बच्चा है तो उसको जिंक वगैरह भी देना पड़ेगा। अगर पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा है तो आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा डिहाइड्रेशन करेक्ट करने के लिए, जिसमें रिंगर्स लैक्टेट आपका बेस्ट फ्लूइड होता है। ओके, चाहे एडल्ट हो या बच्चा हो। अब देखो, मैंने भी एंटीबायोटिक का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर बैक्टीरियल डायरिया है या बहुत सीवियर डायरिया है जिसमें ब्लड और म्यूकस आ रहा है, ब्लड और म्यूकस, तो इसका मतलब यहाँ पे वायरल डायरिया नहीं है, बैक्टीरियल डायरिया है। और अगर ये सीवियरिटी होगी तो एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है। जैसे यहाँ पे आप लोग एक एंटीबायोटिक देख पा रहे हो, नॉरफ्लॉक्स टीजेड, जो कि नॉरफ्लॉक्सासिन और टेनिडाजोल का कॉम्बिनेशन है। ओके, और भी एंटीबायोटिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अब डायरिया कई टाइप का हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, परसिस्टेंट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑफ ऑन टाइप ऑफ डायरिया ट्रीटमेंट आप प्लान करोगे। अब ये मैं कह रहा हूँ एक्यूट डायरिया है तो इन्फेक्टिव है, लेकिन मान लो किसी को सालों से डायरिया चल रहा हो तो हो सकता है वो इन्फेक्टिव डायरिया हो ही ना। राइट, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया किसी को 2 साल से डायरिया हो रहा है, तो हो सकता है ये इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिसीज हो, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज। हो सकता है इस पेशेंट को सीलिएक डिसीज हो, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मतलब इसको ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी हो, जब भी पेशेंट व्हीट, राई एंड बार्ली खा रहा हो, राइट, तब तब उसको डायरिया ज्यादा हो जा रहा हो। तो इस लेक्चर में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग ओआरएस, जिंक, एंटीबायोटिक्स। ओके, और बाकी क्रॉनिक डायरिया में कुछ और ड्रग्स जो आपके क्या करेंगे, जो आपके गट के इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे और गट से सिक्रीशन रिड्यूस करेंगे, जिससे वाटर कंटेंट आपकी स्टूल का कम होगा, और ये कह सकते हो आप कि पेशेंट में डायरिया कंट्रोल हुआ। इसके अलावा जाहिर सी बात, अगर किसी पेशेंट में डायरिया हो रहा है तो डायरिया होने से क्या प्रॉब्लम है? डायरिया होने का मतलब रीजन क्या हो सकता है? गट की मोटिलिटी भी ज्यादा हो जाए, राइट। तो अगर गट की मोटिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो भी डायरिया होगा, तो हमें एंटी मोटिलिटी ड्रग्स देने पड़ सकते हैं। तो अभी मैं इन सारे मैकेनिज्म को बताता हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ये गट है, और अगर मैंने कह दिया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत फास्ट हो गए, मोटिलिटी इंक्रीज हो गई, तो भी डायरिया हो सकता है, राइट। या मान लो किसी को बहुत सीवियर डायरिया है, राइट, और मोटिलिटी ज्यादा है, ज्यादा बार स्टूल जा रहा है, तो हमें एंटी मोटिलिटी ड्रग्स भी देनी पड़ सकती है, राइट, जिससे हम लोग डायरिया के एपिसोड्स को, फ्रीक्वेंसी को और कंट्रोल कर सकें। तो चलो डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में डायरिया, समझते हैं डायरिया क्या होता है, कितने टाइप का होता है, राइट, कैसे हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, क्या क्या ड्रग्स हैं जो हम लोगों को देना चाहिए, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, कब एंटीबायोटिक देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, और देना भी चाहिए तो कौन सी एंटीबायोटिक देना चाहिए। जैसे अगर मैं चैट सेक्शन में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि किसी को कॉलरा हो गया, राइट, माइक भी मैंने ऑन कर दिया है, मान लीजिए किसी को कॉलरा हो गया, तो कोई एंटीबायोटिक दोगे कि नहीं? चाहे चैट सेक्शन में लिख सकते हो या माइक ऑन करके भी बता सकते हो। राजू ने बताया है, टी राजू ने एंटीबायोटिक देंगे, कौन बताएगा कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक दे सकते हैं यहाँ पे, राइट। कॉलरा विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से होता है, राइट, विब्रियो बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक दे सकते हो। ओके, ऐसे मान लीजिए मैंने कह दिया किसी को सीवियर डायरिया हो गया ई कोलाई से या साल्मोनेला से, बताओ एंटीबायोटिक दोगे कि नहीं दोगे? दे सकते हो, इसी में आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स आपके सबसे ज्यादा मेजर यूज के हो गए। कोई बच्चा है 5 साल से कम है, मान लो चाइल्ड है 5 साल से कम है, और कंप्लेन है वाटरी डायरिया की, तो ज्यादातर चांस होता है कि ये डायरिया रोटा वायरस से हो, और एंटीबायोटिक वायरस के अगेंस्ट तो काम करने से रही। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे भी अगर वाटरी डायरिया है, ब्लड एंड म्यूकस नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई एंटीबायोटिक आपको नहीं देना है। चलते हैं अपने लेक्चर पे, अपने स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। वी विल टॉक अबाउट एंटी डायरियल ड्रग्स, ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट डायरिया। ओके, एक सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सारे ड्रग्स मैं डिस्कस करूंगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो अगेन ओआरएस ही है। ओके, स्क्रीन शेयर करते हैं, बात करते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स की, कुछ क्लासिफिकेशन वगैरह भी दिखाऊंगा यहाँ पे, कौन कौन से ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं,
Right, we will talk about anti-diarrheal drugs. Okay, we will talk about anti-diarrheal drugs. यहाँ पे कुछ चीजें मैंने इंटेंशनली दिखा रखी हैं जिससे आप लोगों को काफी आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, एंटी डायरियल ड्रग्स. अब यहाँ पे जो पहली चीज मैंने दिखा रखी है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओआरएस दिखा रखा है. राइट, तो जो पहली चीज आपके ध्यान में आनी चाहिए, किसी को डायरिया है तो एंटीबायोटिक नहीं याद आनी चाहिए. राइट, डायरिया है तो इसका मतलब वाटरी स्टूल्स हो रहे हैं, लूज स्टूल्स हो रहे हैं, मतलब पेशेंट में डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं, तो इट इज बेटर टू ट्रीट दिस डिहाइड्रेशन. ओके, एंड फर्दर एंड प्रिवेंट फर्दर डिहाइड्रेशन. तो ओआरएस है, WHO ओआरएस है, इलेक्ट्रॉल नाम से जानते हो. हम लोग इसके कॉम्पोजिशन को भी डिस्कस करेंगे, कैसे ये हेल्प करता है ये भी डिस्कस करेंगे. राइट, अगर पेशेंट इसको नहीं ले पा रहा है तो हम लोगों को उसको आईवी रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी पड़ेगी, जिसमें हम लोगों को ड्रिप लगानी होगी, इंट्रावीनस फ्लूइड देना पड़ेगा, जिसमें हम लोगों को आरएल या रिंगर या नॉर्मल सेलाइन देना पड़ सकता है. यहाँ पे एंटीबायोटिक है जो कि हरदम नहीं यूज करना है डायरिया में. दैट इज नॉरफ्लॉक्सटीजेड. दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉरफ्लॉक्सासिन एंड इंडाजोल. ओके, चलिए, तो ये एकदम बेसिक हो गया. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स, ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स. ओके, तो यहाँ पे दो चीजों का जिक्र आता है. राइट, जैसे मैं कह दूं एक चीज हो गई जिसमें स्टूल फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए, तो पहली चीज हो जाती है यहाँ पे डायरिया. राइट, डायरिया. डायरिया का मतलब है ग्रेटर और इक्वल टू 3 स्टूल्स पर डे. और ये क्या है, लूज इनकंसिस्टेंसी. लूज इनकंसिस्टेंसी मतलब वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है, ये डायरिया है. ओके, अभी एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, अभी मैं केवल बता रहा हूँ कब डायरिया आप लोग बोलोगे. ओके, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इसका सीधा ऑपोजिट है, यू हैव कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि यहाँ पे एक दिन में 3 से ज्यादा स्टूल्स थे. राइट, यहाँ पे लेस देन 3 स्टूल्स पर वीक. मतलब कहाँ दिन भर में 3 से ज्यादा, कहाँ हफ्ते में 3 से कम. और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, हार्ड इनकंसिस्टेंसी. हार्ड इनकंसिस्टेंसी. ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. अब यहीं पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिसेंट्री. डिसेंट्री का मतलब लूज स्टूल हो रहे हो लेकिन वहां पे केवल वाटरी स्टूल ना हो, साथ में ब्लड और म्यूकस आ जाए. तो लूज स्टूल्स एसोसिएटेड विद ब्लड और म्यूकस और बोथ. लूज स्टूल्स एसोसिएटेड विद ब्लड और म्यूकस और बोथ. राइट, इसका मतलब ज्यादातर चांस है कि ये बैक्टीरियल हो, और बोथ. यहाँ पे एंटीबायोटिक आपको देना है. राइट, तो डिसेंट्री हो गई, डायरिया हो गया और कॉन्स्टिपेशन हो गया. 3 टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. राइट, जानबूझ के मैंने सबसे पहले ओआरएस इसलिए दिखाया है क्योंकि डायरिया में एंटीबायोटिक देना स्टार्ट कर दो, ये अच्छी बात नहीं है. ओके, क्योंकि ज्यादातर नॉन इन्वेजिव ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, वायरल हो सकता है, जो कि एंटीबायोटिक से कोई लेना देना ही ना हो, सेल्फ रिजॉल्विंग डायरिया हो, अपने ठीक हो जाए. तो डायरिया क्या है, कॉन्स्टिपेशन क्या है, ये अब हम लोग समझते हैं. और यहाँ पे मैंने बात कर लिया है डिसेंट्री की. राइट, अगर डायरिया हो रहा है साथ में स्टूल में ब्लड या म्यूकस आ रहा है, दैट इज योर डिसेंट्री. इसका मतलब यहाँ पे ज्यादातर बैक्टीरियल डायरिया है, बैक्टीरियल डिसेंट्री है. एंटीबायोटिक आपने यहाँ पे देनी है, केवल ओआरएस से काम नहीं चलेगा. ओके, ये कुछ आपके पास ड्रग्स हैं. राइट, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एंटी डायरियल ड्रग्स, तो इनको हम लोग बार बार देखेंगे. यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, कुछ आपके एंटी माइक्रोबियल्स हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स हैं. और एंटीबायोटिक्स अभी मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि हम लोग एंटीबायोटिक्स दें, ज्यादातर अवॉइड करते हैं. लेकिन अगर सीवियर डायरिया है या डायरिया एसोसिएटेड विद ब्लड एंड म्यूकस है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो हम लोगों को एंटीबायोटिक्स देनी है. जैसे यहाँ पे नॉरफ्लॉक्सासिन
अक्सर टिनिडाजोल या मेट्रोनिडाजोल के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, तो हम लोग नॉरफ्लॉक्स TZ कह देते हैं। तो दो ड्रग तो आप लोग जानते ही हो, नॉरफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ और भी कुछ आपके पास ज्यादातर फ्लोरोक्विनोलोन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, तो हम लोग डिस्कस करेंगे जो रेलेवेंट है। बाकी हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया आपके प्रोबायोटिक्स का। प्रोबायोटिक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, राइट, जो गट में बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एक तरीके से स्पोर्स होते हैं, राइट। तो प्रोबायोटिक्स आपके क्या होते हैं? बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं, खासकर लैक्टोबैसिलस एंड ऑल, जो गट को कोलोनाइज रखते हैं और वहां पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया की एंट्री को रोकते हैं। प्लस कुछ सब्सटेंसेस भी सिक्रीट करते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग इन डाइजेशन ऑफ फूड्स। कुछ बैक्टीरिया इसमें विटामिन के, राइट, ये सारे विटामिन B12 वगैरह बनाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी एसेंशियल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबायोटिक का भी कॉन्सेप्ट है, जैसे एंट्रोजर्मिना हो गया, स्पोरुलैक हो गया, गट नॉर्म हो गया। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, गट के हेल्थ को और इम्प्रूव करते हैं, ताकि पेशेंट में डायरियल एपिसोड्स कम हो, और हों भी तो ज्यादा सीवियर ना हो। तो ये भी हम लोग एंटीबायोटिक्स के साथ अक्सर दे देते हैं। कभी कभी पेशेंट में क्रॉनिक डायरिया होता है, जैसे यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज आप लोग देख पा रहे हो, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके दो वेरिएंट्स होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज। यहाँ पे एक ड्रग होती है दैट इज सल्फासालाजीन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, यहाँ पे मेट्रोजिल और ये सब नहीं देना है। इसके अलावा कभी कभी डायरिया में गट के सिक्रीशन बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूल का वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। और कभी कभी गट की मोटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इंसान बार बार स्टूल पास करने के लिए जाता जाता है। तो अगर हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को कम कर दें तो पेशेंट को कुछ राहत मिल जाए। लेकिन ये सब फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं होती हैं। मान लो मैंने कह दिया किसी को सीवियर डिसेंट्री हो गया, आपने एंटी मोटिलिटी ड्रग दे दिया, स्टूल फ्रीक्वेंसी जरूर कम हो गई, लेकिन जो बैक्टीरिया या जो पैथोजन इंटेस्टाइन में है वो भी तो स्टूल से नहीं निकल रहा है। इसका मतलब वो इन्वेजिव इन्वेड कर सकता है, राइट, म्यूकोसा वगैरह को, और आगे चल के और सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। और अगर क्रॉनिक डायरिया आपका, खासकर अगर ये इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज का है, ये इन एंटी डायरियल ड्रग से नहीं ठीक हुआ, तो आगे चल के इम्यूनो सप्रेसेंट्स भी देने पड़ सकते हैं। तो कुछ अजीबो गरीब ड्रग्स का भी यूज होता है डायरिया के ट्रीटमेंट में, डिपेंडिंग कि डायरिया किस टाइप का है। लेकिन मैं एक्यूट डायरिया की बात ज्यादा करूंगा, जिसमें हम लोग मेनली ORS, बच्चा है तो जिंक, और अगर ब्लड या म्यूकस से एसोसिएटेड है तो यू कैन ऐड एंटीबायोटिक्स। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है अभी डिस्कस करेंगे। इस क्लासिफिकेशन पे भी थोड़ी देर के बाद वापस आएंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया की बात करोगे, राइट। और ये मैं पहले ही बता दिया हूँ, 3 or more लूज स्टूल्स इन 24 आवर्स। तो डायरिया की बात आप लोग समझ गए हो। डायरिया का मतलब है कि लूज स्टूल हो, पहली बात। ओके, ग्रेटर और इक्वल टू 3 पर डे, राइट। और डिसेंट्री होगा तो इसी में आप लोग और क्या ऐड कर दोगे, डिसेंट्री होगा तो इसी में ऐड कर दोगे प्लस ब्लड और म्यूकस। ओके, तो ये दो टर्मिनोलॉजीज थी जिनको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, ज्यादातर डायरिया आपके सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। अगर मैं एक्यूट डायरिया की बात करूँ, सेल्फ लिमिटिंग है मतलब अपने आप ठीक हो जाएंगी, राइट। बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको मैनेज करने के लिए काफी है। इसलिए अगर फालतू में एंटीबायोटिक दोगे तो वो गट फ्लोरा वगैरह को भी डिस्टर्ब करेगा, उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह आएंगे, राइट। तो दैट शुड नॉट बी यूज्ड अनलेस इट इज बैक्टीरियल डायरिया, जिसमें फीवर वगैरह आएगा, पेशेंट टॉक्सिक हो सकता है, और स्टूल में ब्लड और म्यूकस हो सकता है। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंटीबायोटिक कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। ओके, ज्यादातर डायरिया में नहीं देना है। ओके, चलिए, तो ये अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ किसी को डायरिया हो रहा है, तो डायरिया हो रहा है इसका मतलब स्टूल में वाटर का कंटेंट ज्यादा है, स्टूल प्लस देर इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ये वाटर आया कहाँ से? इसका मतलब जो हम लोग फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें जो वाटर है, या तो वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, या तो गट का इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से और ज्यादा फ्लूइड लीक कर गया,
या गट एक्टिवली वाटर सिक्रीट कर दे रही है ल्यूमेन में, ओके। या जो कुछ भी पेशेंट ने इनटेक किया है फूड का, उसका ऑस्मोटिक लोड ज्यादा है, मतलब वहां पे जैसे ग्लूकोज का कंटेंट ज्यादा है, डाइसेक्राइड का कंटेंट ज्यादा है, जो वाटर को अपने साथ होल्ड कर लिया है और अपने साथ स्टूल में लेके निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ पैथोजेनेसिस है डायरिया की, जिसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या तो जो फूड का कंटेंट है वाटर इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब ही ना हो इंटेस्टाइन में, या इंटेस्टाइन उल्टा सिक्रीट कर दे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, या इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन वगैरह हुआ हो जिससे वहां पे फ्लूइड लीक हो और स्टूल का वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाए। राइट, तो डायरिया का जो मैकेनिज्म या पैथोजेनेसिस, इसी को हम लोगों को आगे चल के प्रिवेंट करना है, पैथोजेनेसिस ऑफ डायरिया। तो कैसे हो सकता है, मैंने क्या कह दिया यहाँ पे, स्टूल का वाटर कंटेंट इंक्रीज कर गया, तभी तो वाटर स्टूल्स हो रहे हैं, तभी तो लूज स्टूल्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैं कहूँगा डिक्रीज्ड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन। तो अगर ये एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे इंटेस्टाइन में, राइट, तो क्या हो जाएगा, इनका लॉस हो जाएगा स्टूल में, और स्टूल में जितना ज्यादा वाटर निकलेगा उतना ज्यादा लूज स्टूल्स होंगे, राइट, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। दूसरा ये हो सकता है इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन वॉल, राइट, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जब कहीं म्यूकोसा या किसी भी पार्ट का इन्फ्लामेशन होता है तो वहां पे कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, वहां पे फ्लूइड लीकेज ज्यादा होने लगता है, राइट। तीसरा ये हो सकता है कि आपका जो गट म्यूकोसा है, राइट, वो सिक्रीट करने लगे, इंक्रीज्ड सिक्रीशन, इंक्रीज सिक्रीशन फ्रॉम गट म्यूकोसा, राइट, जैसे कॉलरा वगैरह हो गया। तो गट म्यूकोसा से ही काफी सारा फ्लूइड सिक्रीट होने लगेगा इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, और अल्टीमेटली वो स्टूल में रिफ्लेक्ट होगा और हम लोग कहेंगे देर इज पैसेज ऑफ वाटरी या लूज स्टूल्स, ओके। तो यहाँ पे इन्हीं चीजों को हम लोग समझ के आगे चल के इसी अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। जाहिर सी बात है, जब किसी को इन्फेक्शन होगा तो इनमें से कोई भी मैकेनिज्म या इनमें से सारे मैकेनिज्म्स हो सकता है यहाँ पे वर्क कर रहे हों। जैसे अगर मैं इंटेस्टाइन की बात करूं तो इस तरीके से विलाई होते हैं और फिर अंदर की तरफ क्रिप्ट्स होते हैं, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो विलाई होते हैं, राइट, ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करने की, ओके। लेकिन जब किसी को क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो ये एब्जॉर्प्टिव फंक्शन आपके डिरेंज हो जाते हैं, और ये जो अंदर की तरफ है इनको हम लोग कह देते हैं क्रिप्ट्स, राइट। तो जब डायरिया होता है तो क्रिप्ट से सिक्रीशन इंक्रीज हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, सिक्रीशन इंक्रीज हो जाए, तो जाहिर सी बात है पेशेंट में स्टूल में वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से डायरिया होगा। तो ये विलाई मतलब विलस सेल आपके आगे, ओके, जहाँ पे मेनली सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब होता है, इन्हीं के साथ साथ वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। कहाँ पे, गट के अंदर, इसका मतलब स्टूल में नहीं निकलेगा ये। लेकिन अगर डायरिया होगा तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ओके। दूसरी तरफ आपके पास क्रिप्ट्स हैं, अगर डायरिया होगा तो यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम होता है, राइट, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, सोडियम हो गया, इनका सिक्रीशन इंक्रीज कर जाता है। एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिक्रीशन इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के स्टूल का वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट सफर करने लगता है डायरिया से। तो मैं यहाँ पे अगर सिंपल सी बात करूं, देयरफॉर विलस एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, जो चीज एब्जॉर्ब होके ब्लड में चली जानी चाहिए वो डिक्रीज हो गई है। या मैंने कह दिया यहाँ पे जो क्रिप्ट्स हैं इनका सिक्रीशन इंक्रीज हो गया, राइट। तो दोनों कंडीशन में वाटर इन स्टूल विल इंक्रीज, राइट, तो इसका मतलब पेशेंट में डायरिया होगा, ओके। तो जाहिर सी बात है कि या तो सिक्रीशन बढ़ जाए या तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, राइट। इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, चाहे इन्फ्लेमेशन हो या इन्फेक्शन हो, समथिंग लाइक दैट, जो कंट्रीब्यूट कर सकता है पेशेंट में डायरिया के लिए। ये बिल्कुल बेसिक हो गया, डायरिया क्या होता है, कौन कौन से एंटी डायरियल ड्रग्स होते हैं, और मैकेनिज्म क्या होता है जिससे स्टूल के अंदर वाटर का लॉस ज्यादा होता है।
चाहे गट सिक्रीट कर दे वाटर, चाहे गट जो वाटर वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसको एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए था वो एब्जॉर्ब ना हो पाए। ओके, टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगर मैं डायरिया की बात करूं, डायरिया, तो डायरिया में मैं क्या कह रहा हूँ, स्टूल के अंदर वाटर का कंटेंट इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब देयरफॉर बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वाटर का कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। आगे चल के पेशेंट में डिहाइड्रेशन या शॉक के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, अब देखो ये डायरिया में भी अगर मैं कहूँ तो डायरिया कई टाइप का हो सकता है। एक्यूट हो सकता है, सब एक्यूट या मतलब परसिस्टेंट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट हो सकता है, परसिस्टेंट हो सकता है, क्रॉनिक डायरिया हो सकता है। क्रॉनिक डायरिया का मतलब जिसको महीनों से डायरिया चल रहा हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि लेस देन 14 डेज, यहाँ पे मैंने कह दिया 14 डेज से लेके 28 डेज, और यहाँ पे मैंने कह दिया ग्रेटर देन 28 डेज, या मैंने कह दिया ग्रेटर देन 1 मंथ। तो ज्यादातर जो चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन होते हैं वो इस एक्यूट डायरिया में होते हैं कि पेशेंट बिल्कुल ठीक था, अचानक पेशेंट को डायरियल एपिसोड्स होने लगे, लूज स्टूल होने लगे, साथ में वॉमिटिंग होने लगा, स्टमक पेन होने लगा, फीवर होने लगा, और पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया, पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, या पेशेंट में इवन एसिडोसिस भी हो सकती है। समझते हैं इस चीज को। यही एक्यूट डायरिया अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो इट कैन बिकम परसिस्टेंट डायरिया, राइट। तो एक्यूट डायरिया ही परसिस्टेंट डायरिया होते हैं अगर वो सही से मैनेज ना किए गए तो। क्रॉनिक डायरिया ज्यादातर नॉन इन्फेक्टिव होते हैं, जैसे सीलिएक डिसीज हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम हो गया। अभी समझते हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पेशेंट को एक्यूट डायरिया हो गया, राइट, तो ये मेनली इन्फेक्टिव होता है, मतलब पेशेंट बिल्कुल ठीक था, अचानक उसको लूज स्टूल्स वगैरह होने लगे, मेनली इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव एग्जाम्पल मैंने कह दिया वायरस आ गया, जैसे रोटा वायरस हो गया, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे बैक्टीरिया हो गए, जैसे ई कोलाई हो गए, साल्मोनेला हो गया, राइट, सिगेला हो गया। हो सकता है फूड पॉइजनिंग की वजह से हो जाए। ओके, मतलब कहीं ना कहीं से इन्फेक्टिव एजेंट आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्यूट डायरिया। तो यहाँ पे वाटर लॉस बहुत सिग्निफिकेंट होता है, इज वेरी सिग्निफिकेंट, इज वेरी सिग्निफिकेंट, राइट, ड्यू टू डायरिया, राइट, अलोंग विद लूज स्टूल्स। हो सकता है यहाँ पे पेशेंट को लूज स्टूल्स नहीं हो, अलोंग विद लूज स्टूल्स। ओके, देयरफॉर मैक्सिमम चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। अब यहाँ से आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि इसका जो मेन मैनेजमेंट का पार्ट होगा वो ओआरएस होगा, मेन चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, राइट। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक दो या ना दो, यहाँ पे ओआरएस तो आपको देना ही है, WHO ओआरएस प्लस माइनस एंटीबायोटिक्स डिपेंडिंग ऑन कि क्या सस्पेक्ट कर रहे हो, राइट। इन्वेजिव बैक्टीरिया है, ये आपको लग रहा है कि सेल्फ लिमिटिंग डिसीज होगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्रॉनिक डायरिया की बात करूं तो क्रॉनिक डायरिया इज नॉन इन्फेक्टिव मोस्ट ऑफ्टन, नॉन इन्फेक्टिव। अब तुम लोग सोच रहे होगे नॉन इन्फेक्टिव का क्या रीजन है, तो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, मेडिसिन वगैरह में इसे पढ़ते ही होगे। नॉन इन्फेक्टिव, मेनली नॉन इन्फेक्टिव, राइट। नॉन इन्फेक्टिव का मतलब यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक की तो जरूरत ही नहीं है। प्लस ये उतना एक्यूट नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर में वो 10-20 टाइम्स स्टूल चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लेस चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, लेस चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये बहुत सीवियर नहीं होगा, बिकॉज नॉट एज सीवियर एज एक्यूट डायरिया, उतने नंबर ऑफ एपिसोड्स नहीं होंगे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे एक डिसीज होती है सीलिएक डिसीज। सीलिएक डिसीज में पेशेंट को तब डायरिया ज्यादा होगा जब पेशेंट कोई ऐसा सब्सटेंस खा लेगा जिसमें व्हीट, जिसमें ग्लूटेन प्रोटीन हो, राइट। तो ड्यू टू एलर्जी टू मेनली व्हीट, राइट, इसीलिए आजकल ग्लूटेन फ्री, व्हीट का मतलब हो गया यहाँ पे ग्लूटेन प्रोटीन होता है। ओके,
तो यहाँ पे एलर्जी टू व्हीट, राई एंड बार्ली, व्हीट, राई, बार्ली एक्सेट्रा। तो ये ग्लूटेन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं, तो ग्लूटेन से एलर्जी है, जब पेशेंट ये वाले सब्सटेंसेस खाएगा तो उसमें डायरिया के चांसेस ज्यादा होंगे। जब ये सब्सटेंस डाइट से हटा देगा तो उसको कंपैरेटिवली रिलीफ मिल जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट ही है ये ग्लूटेन फ्री फ्लूइड, ग्लूटेन फ्री फूड। ओके। तो व्हीट, राई, बार्ली ये सब मेडिसिन में सीलिएक डिसीज में डिटेल में डिस्कस हो रखा है। एक और प्रॉब्लम है जिसको हम लोग आईबीडी कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिसीज। इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिसीज, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं हो रखा है, बॉवेल का इन्फ्लेमेशन हो रखा है। हो सकता है आगे चल के यहाँ पे बॉवेल में अल्सर्स वगैरह भी बन जाए, राइट। दो टाइप का होता है, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और दूसरा आपका होता है क्रॉन्स डिसीज, राइट। दूसरा आपका क्या हो गया, क्रॉन्स डिसीज। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज, यहाँ पे बॉवेल का इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से बॉयल में बहुत सारे डिस्टरबेंसेस हैं, पर्टिकुलरली ढेर सारा यहाँ पे वाटर सिक्रीशन होने लगेगा, जिससे पेशेंट में लूज स्टूल्स होंगे, वाटरी स्टूल्स होंगे, बट ऐसा नहीं होगा एक्यूट डायरिया की तरह बहुत सीवियर हो, पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाए। ओके। तो यहाँ पे इसका मतलब एंटीबायोटिक का रोल दोनों केसेस में नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन, एलर्जी, इन सारी वजहों से हो रहे हैं। ओके। तो ज्यादातर जो डिस्कशन अपना बेस्ड होगा एक्यूट डायरिया पे होगा, बट क्योंकि हम लोगों को सब कुछ पढ़ना है तो हम लोग क्रॉनिक डायरिया में पर्टिकुलरली इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिसीज के ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके। तो ये बिल्कुल सिंपल था कि किस तरीके से हम लोगों ने देखा पेशेंट में डायरिया हो सकता है, वाटर का लॉस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो सकता है, ओके, इवन बाइकार्ब का लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन, डिसइलेक्ट्रोलीमिया और बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया ही अपना मेन डिस्कशन होगा, बट कवर हम लोग सब करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर लिया जाए, तो कॉन्सेप्ट में ये हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी का गट है, राइट, और मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है डायरिया। तो इसका मतलब यहाँ पे पेशेंट में स्टूल के अंदर बहुत सारा वाटर का लॉस हो गया है, राइट, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया, मेनली सोडियम, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट का लॉस, राइट, बहुत सारा यहाँ पे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया। तो मैंने कह दिया यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये चीज ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया, तो भाई वाटर का लॉस हुआ, वाटर का लॉस हुआ तो क्या हो गया, पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया, डिहाइड्रेशन। इसी को करेक्ट करते हैं ओआरएस से या आईवी फ्लूइड से। इसके अलावा मैंने कह दिया पोटेशियम का लॉस हो गया, सोडियम का लॉस हो गया, राइट। तो ये चीज बॉडी में कम हो जाएगा, तो ये क्या कर सकता है, हाइपोनेट्रीमिया, जो कि फेटल भी हो सकता है, हाइपोकैलीमिया, इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ नोन एज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, यू कैन कॉल इट डिस इलेक्ट्रोलीमिया। ओके। इसी तरीके से बाइकार्ब का भी लॉस है। बाइकार्ब के लॉस से क्या समझते हो, बाइकार्ब बेस होता है बॉडी का, बाइकार्ब का भी लॉस हो गया स्टूल में, मतलब ब्लड में कम हो गया, तो इसका मतलब बेस कम हो गया तो बैलेंस एसिड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे ये लॉस हो गया, तो लॉस ऑफ बेस, राइट। देयरफॉर हम लोग कहेंगे पेशेंट में एसिडोसिस हो सकता है, पेशेंट का पीएच कम हो सकता है, राइट, विच कैन अगेन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो जब भी डायरिया होता है, देयरफॉर अगर किसी पेशेंट में डायरिया हो रहा है, तो हमारे पास चांसेस किस चीज के हैं, डिहाइड्रेशन के हैं, चांसेस हमारे पास डिस इलेक्ट्रोलीमिया के हैं, डिस इलेक्ट्रोलीमिया के चांसेस हमारे पास एसिडोसिस के हैं, राइट। डिहाइड्रेशन में क्या हम लोग कह रहे हैं, बहुत सारा वाटर का लॉस हो गया, यहाँ पे मैंने कह दिया सोडियम, पोटेशियम का बहुत सारा लॉस हो गया, यहाँ पे मैंने कह दिया बाइकार्ब का बहुत सारा लॉस हो गया।
तो जाहिर सी बात, अगर कोई किसी पेशेंट को डायरिया हो गया है और मैंने केवल पानी पिला दिया, तो केवल पानी पिलाने से क्या होगा, केवल हम लोग क्या करें, डिहाइड्रेशन करेक्ट करेंगे। लेकिन अगर इसी पेशेंट को ओआरएस पिला देंगे तो हम लोग सब कुछ करेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है किसी पेशेंट में, वो कोई जूस या पानी नहीं होता, ओआरएस होता है। ओआरएस सब करेक्ट कर देता है, चाहे हम लोग कहें इसको डिहाइड्रेशन, क्योंकि ओआरएस में पानी तो होगा ही। ओआरएस में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे, तो ये डिस इलेक्ट्रोलीमिया भी सही कर देगा। ओआरएस में सिट्रेट भी होता है, तो ये एसिडोसिस को भी करेक्ट कर देगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को अगर डायरिया हो गया है तो एंटीबायोटिक वगैरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का डिहाइड्रेशन सही करो, राइट। और डिहाइड्रेशन केवल पानी से सही मत करो, क्योंकि उसके अलावा भी पेशेंट में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिसको ओआरएस सही कर सकता है। अगर पेशेंट ओरली कुछ नहीं ले सकता तो पेशेंट में आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिंगर्स लैक्टेट इज फ्लूइड ऑफ चॉइस। ओके, इसीलिए मैंने कह दिया कि जब मैं ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया की बात करूंगा, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, तो यहाँ पे मेन होगा कि ओआरएस प्लस माइनस एंटीबायोटिक्स या कोई और सपोर्टिंग ड्रग होंगी, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओआरएस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन भी आपका करेक्ट कर रहा है, ये आपका डिसइलेक्ट्रोलीमिया भी करेक्ट कर रहा है, ये आपका ओआरएस का मतलब क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, दोबारा पेशेंट को हाइड्रेट कर रहे हैं, रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। अब अगर मान लो कोई पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा है, तो उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या आरटी से भी हम लोग दे सकते हैं। ओके, अगर मान लो बहुत ज्यादा सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, इफ सीवियर डिहाइड्रेशन, तो हम लोगों को क्या यूज करना पड़ सकता है, यूज आईवी फ्लूइड, इंट्रावीनस फ्लूइड्स, और जिसमें हमारे पास रिंगर्स लैक्टेट आपका फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है। अगर रिंगर लैक्टेट ना हो तो यू कैन गिव नॉर्मल सेलाइन। ओके, तो डायरिया के ट्रीटमेंट में अगर मैं यहाँ पे एक बार नट शेल में बताऊं, नट सेल में अगर आपने ट्रीट करना है डायरिया, खासकर एक्यूट डायरिया जिसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो यू कैन गिव ओआरएस, राइट, या रिंगर्स लैक्टेट, एक तरफ ये हो गया, राइट, प्लस माइनस एंटीबायोटिक्स। अब देखो यहाँ पे केवल एंटीबायोटिक्स की ही बात नहीं करेंगे, प्लस माइनस प्रोबायोटिक्स की भी बात करेंगे। अभी प्रोबायोटिक्स भी मैं बताऊंगा क्या होता है। ओके, प्लस माइनस एंटी मोटिलिटी, जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम करें, प्लस माइनस एंटी सिक्रीटरी ड्रग्स, एंटी सिक्रीटरी ड्रग्स। तो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लेना एक बार फिर से इंपॉर्टेंट हो गया है। ओआरएस आरएल तो हम लोग पढ़ेंगे ही। ओके, एंटीबायोटिक्स तो हम लोग देखेंगे ही, कुछ प्रोबायोटिक ड्रग्स, कुछ एंटी मोटिलिटी ड्रग्स, कुछ एंटी सिक्रीटरी ड्रग्स देके हम लोग क्या करेंगे, डायरिया को ट्रीट करेंगे। और अगर बच्चा होगा, चाइल्ड होगा लेस देन 5 years, तो यहाँ पे हम लोगों को एक और ड्रग देना पड़ेगा, जिंक। जिंक सप्लीमेंटेशन इज अगेन वेरी वेरी नेसेसरी, जिंक सप्लीमेंटेशन। ओके, तो ये आपका ट्रीटमेंट हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं डायरिया के। तो अब एंटी डायरियल ड्रग्स जान लेना एक बार दोबारा जरूरी हो गया है, वो क्लासिफिकेशन क्या कहता है। ओआरएस और आरएल को मैं एंटी डायरियल ड्रग की बात नहीं करूंगा, वो डायरिया नहीं रोकते हैं, डायरिया के थ्रू जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनको रोकते हैं, राइट। तो डायरिया के ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो डायरिया को नहीं रोक रहे हैं, डायरिया के कॉम्प्लिकेशन को रोक रहे हैं। एंटीबायोटिक्स वगैरह डायरिया को रोकेंगे, मान लीजिए वो इन्फेक्टिव ओरिजिन का है। ओके, एंटी सिक्रीटरी एंटी मोटिलिटी ड्रग्स आपको क्या करेंगे, स्टूल की फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करेंगे। तो ओ आर एस, आर एल, जिंक के हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, और फिर हम लोग जो क्लासिकल एंटी डायरियल ड्रग्स हैं उनको देख लेंगे। तो एक यहाँ पे डायग्राम में दोबारा ले आता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी डायरियल ड्रग्स। ये आपके एंटी डायरियल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है।